हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेस के पार्ट 4 को। इससे पहले मैं इसके 3 पार्ट पे वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझेंगे। तो मैं आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन को इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसी भी एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना। वो एनिमल्स में यानी कि ह्यूमन बींग्स में एंड प्लांट्स में दोनों में होता है। अब समझते हैं कि किन चीज़ों की नीड होती है, कौन कौन सी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, जिनको बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने की नीड होती है ताकि एनर्जी प्रॉपर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एटसेट्रा। तो ह्यूमन बींग्स को रेगुलर सप्लाई होने की नीड होती है फूड की एंड ऑक्सीजन की, ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये फंक्शन को परफॉर्म कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे बात करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन बींग्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है ब्लड एंड लिम्फ, सेकंड है हार्ट, थर्ड है आर्टरीज एंड वेन्स। तो ब्लड एंड लिम्फ जो है वो सर्कुलेटरी मीडियम है, यानी कोई भी वो सब्सटेंस जिसका ट्रांसपोर्टेशन करना है वो इसके साथ में ट्रांसपोर्ट होगा। सेकंड है हार्ट, जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है, जो एक पंप की तरह काम करता है और ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी में पहुंचाता है। थर्ड है आर्टरीज एंड वेन्स, जो कि है ब्लड वेसल्स। इन्हीं के अंदर से या इन्हीं से होकर के ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में। पहले बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू विच इज फ्लूइड इन नेचर। तो ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है? क्योंकि क्योंकि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ये कनेक्ट करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, जो कि नेचर में फ्लूइड है। ब्लड इज मेड अप ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स एंड लिक्विड कंपोनेंट्स। तो ब्लड 2 टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना है, सॉलिड कंपोनेंट एंड लिक्विड कंपोनेंट। तो पहले समझते हैं कि सॉलिड कंपोनेंट इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, तो 3 टाइप के सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, या इनको ब्लड कॉर्पोसल्स भी कहा जाता है। पहला है आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स, सेकंड है डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स, थर्ड है प्लेटलेट्स। तो पहले आरबीसी में देखते हैं। इट कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो कंटेन हीमोग्लोबिन विच इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड। तो आरबीसी का फंक्शन होता है ऑक्सीजन एंड सी कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का। इसके अलावा इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड कलर का दिखाई देता है। सेकेंड बात करते हैं डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स की। इट प्रोवाइड्स बॉडी डिफेंस बाय एनगल्फिंग द जर्म एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। वाइट ब्लड सेल बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। बैक्टीरिया या कोई भी जर्म या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसको एनगल्फ करके, उसको किल करके बॉडी को एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती है या प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तीसरा पार्ट आता है इसका प्लेटलेट्स। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग ड्यूरिंग इंजरी। जब कभी हमें इंजरी हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ पे कुछ टाइम बाद में ब्लीडिंग होना रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लोट हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से। तो ये 3 पार्ट थे, 3 सॉलिड कंपोनेंट्स थे, 3 कॉर्पोसल्स थी ब्लड की। अब बात करते हैं इसके लिक्विड पार्ट के बारे में, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। इट इज़ ए येलो कलर फ्लूइड विच कंटेन्स 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। तो जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है वो एक प्लाज्मा होता है। ये येलो कलर का होता है, जिसमें 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं हार्ट के बारे में, क्योंकि ब्लड के बारे में हो चुकी है बात। और ब्लड को अगर फ्लो होना है तो उसको एक पंप की या एक प्रेशर की ज़रूरत होगी, जो कि उसे प्रोवाइड किया जाएगा हार्ट से। तो चलिए हार्ट के बारे में बात करते हैं। इट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन विच वर्क्स एज ए पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना है। इसकी मसल्स को कार्डियक मसल्स कहा जाता है। विच वर्क्स एज ए पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो एक पंप की तरह काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। इट इज़ द साइज ऑफ आवर फिस्ट।
ये हमारी बंद मुट्ठी के साइज के जितना होता है। फिस्ट मीन्स मुट्ठी, बंद मुट्ठी के बराबर। इट हैज़ टू साइड्स which are separated by a partition so that the oxygenated and deoxygenated blood do not get mixed up। अब इसकी दो साइड्स होती है जो एक पार्टीशन से सेपरेटेड रहती है। एक साइड होती है लेफ्ट साइड एंड दूसरी होती है राइट साइड। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है एंड राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। अब क्योंकि पार्टीशन इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि दोनों ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए। इट हैज़ फोर चेम्बर्स, इसमें फोर चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। टू अपर चेम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, ऊपर के दो चेम्बर्स को एट्रिया कहा जाता है और नीचे के दो चेम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। तो इस तरीके से चार चेम्बर्स हो गए, ऊपर के दो चेम्बर्स एट्रिया, नीचे के दो चेम्बर्स वेंट्रिकल। चलिए इस डायग्राम में इसको समझते हैं हम इजी तरीके से। ये देखिए इसके दो पार्ट्स हो गए। ये पार्ट राइट पार्ट है, ये पार्ट लेफ्ट पार्ट है। ऊपर के दो चेम्बर्स हैं राइट एट्रियम, एक है लेफ्ट एट्रियम, ये दो ऊपर के एट्रियम हैं। नीचे के दो वेंट्रिकल्स हैं, राइट वाला वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके फोर चेम्बर्स के बारे में बात की। अब इसके वर्किंग के बारे में बात करते हैं, फिर इस डायग्राम को और अच्छे से समझेंगे। वर्किंग ऑफ हार्ट, तो वर्किंग ऑफ हार्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक लेफ्ट साइड होगा, दूसरा राइट साइड होगा। तो पहले लेफ्ट साइड को समझते हैं। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इट फ्रॉम द लंग थ्रू द पल्मोनरी वेन। तो हमने अभी बात की थी कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? जब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगा तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा जो लंग्स से लाया गया होगा, और कौन लेकर के आएगा उसको? पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड एंटर्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड उसके नीचे वाला जो चेंबर है लेफ्ट वेंट्रिकल उसमें एंटर कर जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होने के बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प्ड इनटू द लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज एओर्टा एंड इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड को पंप कर दिया जाएगा एओर्टा में, और एओर्टा वहाँ से ब्लड को पूरी बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगी। तो चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। दिस इज लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगा तो ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, इस जगह। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा कुछ देर बाद तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एंटर करेगा एओर्टा में, दिस इज एओर्टा। और यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जिसके साथ में ऑक्सीजन होती है। तो ब्लड वहाँ पे ऑक्सीजन देगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। चलिए आगे बात करते हैं राइट साइड के बारे में। वर्किंग ऑफ हार्ट राइट साइड। तो देखिए, राइट एट्रियम रिलैक्सेस एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स इट थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। तो जैसे ही राइट एट्रियम रिलैक्स करेगा तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा, किसके थ्रू? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड एंटर्स द राइट वेंट्रिकल थ्रू द वाल्व। और जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और राइट एट्रियम से ब्लड एंटर करेगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड इज कैरिड टू लंग्स। और राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद में राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को पंप कर दिया जाएगा कहाँ पर? लंग्स में, और लेकर के कौन जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। तो चलिए इसको भी डायग्राम से समझ लेते हैं।
दिस इज राइट एट्रियम। सुपीरियर वेना कावा पूरे अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और इन्फीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। दोनों वेना कावा से ब्लड आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड एंटर करेगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ये टी शेप की पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा लंग्स में, वहाँ से ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन लेने के बाद में पल्मोनरी वेन से वापस से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा और इस तरीके से ये मैकेनिज्म चलती रहती है। आई होप आपको इसकी वर्किंग समझ आई होगी। अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की कि क्या होता है डबल सर्कुलेशन। देखिए, ब्लड ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। अभी हमने समझा कि हार्ट से ब्लड दो बार होकर के जाता है एक कंप्लीट साइकिल में, इसलिए इस सर्कुलेशन को कहा जाता है डबल सर्कुलेशन सिस्टम। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। दिस इज लंग्स, दिस इज हार्ट एंड दिस इज ब्लड टिश्यूज। तो लंग्स के अंदर हमें पता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा ब्लड टिश्यू के अंदर एओर्टा के थ्रू। फिर ब्लड टिश्यू के अंदर ये ब्लड ऑक्सीजन टिश्यू को देगा और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। अब इस टाइप के ब्लड को कहा जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से, अभी हमने बात की दो टाइप की वेना कावा थी, सुपीरियर वेना कावा जो अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी और इन्फीरियर वेना कावा जो लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। इस वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करता है और राइट एट्रियम में एंटर करेगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में एंटर करेगा और वहाँ से वापस से ऑक्सीजन कैरी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप करेगा और पल्मोनरी वेन से फिर से लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक कंप्लीट साइकिल के अंदर, इस एक कंप्लीट साइकिल के अंदर हार्ट दो बार एंटर कर रहा है और दो बार एग्जिट कर रहा है, इसलिए इस टाइप के सर्कुलेशन को कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। अब बात करते हैं कि इस सर्कुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसके डायरेक्शन के बेसिस पे। पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकंड है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो क्या होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन? ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। जब ब्लड हार्ट से लंग और लंग से हार्ट में मूव करता है तो इस टाइप के सर्कुलेशन को कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये ऊपर डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये वाला जो सर्कुलेशन है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है और हार्ट और टिश्यू के बीच में जो सर्कुलेशन है वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। तो हार्ट से निकल के बॉडी पार्ट्स में और बॉडी पार्ट से वापस से हार्ट में आता है, इस सर्कुलेशन को कहा जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब बात करते हैं लिम्फ के बारे में। ब्लड के बारे में हमने बात कर ली थी, लिम्फ के बारे में बात करते हैं। इट इज़ a yellowish fluid which escapes from the blood capillaries into the intercellular space। लिम्फ ब्लड का ही एक पार्ट होता है, बट ये ब्लड कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स से होकर के ये बाहर निकल जाता है, लीक हो जाता है और आ जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेस में। जो सेल्स के बीच के अंदर का पार्ट होता है उन्हें कहा जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो ब्लड का वो पार्ट, फिल्टर्ड पार्ट जो इंटरसेल्यूलर स्पेस में आ जाता है उसे कहा जाता है लिम्फ। इट कंटेन्स लेस प्रोटीन देन ब्लड। अब इसमें प्रोटीन ब्लड से थोड़ा कम होता है। इट फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। ये एक तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। किस तरीके से? इट फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। तो जितना भी इंटरसेल्यूलर पार्ट में जो जर्म्स है या जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको वो कैरी करता है और ले जाता है वापस से ब्लड के अंदर। इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। और इसका एक और फंक्शन है
कि ये डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट को भी कैरी करता है इंटेस्टाइन से, और जो भी एक्सेस फ्लूइड इंटरसेल्यूलर स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको वापस से ब्लड के अंदर डालता है। जैसे हमने अभी देखा ये वाला पार्ट इंटरसेल्यूलर स्पेस है, तो यहाँ पे कोई भी जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर या एक्सेस फ्लूइड प्रेजेंट होगा उस एक्सेस फ्लूइड को वापस से ब्लड के अंदर कैरी करता है ये। तो ये फंक्शन है लिम्फ के। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। जैसे कि हम वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप की हेल्प लेते हैं, उसी तरीके से बॉडी के अंदर भी छोटे छोटे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उन्हें कहा जाता है ब्लड वेसल्स। क्योंकि ब्लड उसमें फ्लो होता है इसलिए उसको ब्लड वेसल्स कहा जाता है। अभी दो टाइप की है, पहली है आर्टरीज, सेकंड है वेन्स। इन दोनों को हम कंपेरेटिवली स्टडी कर लेते हैं, कंपैरिजन से चीज़ें आसान हो जाती है। तो पहला आर्टरीज, सेकंड है वेन, ये इसका डिफरेंस भी हो जाएगा और इसका हमें पर्टिकुलर इसके बारे में डेफिनेशन वगैरह भी पता चल जाएगी। देखो आर्टरीज होती है थिक वॉल, जो वॉल्स होती है आर्टरीज की वो थिक होती है, और वेन की वॉल्स होती है थिन। आर्टरीज आपकी बॉडी में डीप सीटेड होती है, मतलब आपकी बॉडी में अंदर तक प्रेजेंट होती है, अंदर डेप्थ में प्रेजेंट होती है, और वेन्स जो होती है वो सुपरफिशियल होती है। अब इसका रीज़न है क्यों प्रेजेंट होती है सुपरफिशियल, ऊपर की सतह पर। क्योंकि जब कभी आपको इंजरी हो तो ऊपर जो ब्लड निकलता है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकले। क्योंकि अभी बात करेंगे हम, देखो आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, और वेन कैरी ब्लड टू द हार्ट, और वो ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट की तरफ कैरी करेगी उसे कहा जाता है वेन। इसके अलावा आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर यहाँ पे दोनों में एक एक्सेप्शन है। जो आर्टरीज के अंदर एक पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन के अंदर जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जैसा कि अभी हमने समझा था, पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी हार्ट से लंग्स तक, और जो पल्मोनरी वेन थी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी लंग्स से हार्ट तक। आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं और वेन्स के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका डिफरेंस था और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी आर्टरीज एंड वेन की। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, के प्लांट्स में किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो देर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन प्लांट। तो हम इसे कंडक्टिंग पाथवे या कंडक्टिंग टिश्यू भी कह सकते हैं, कि दो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जो कंडक्टिंग या कंडक्शन का काम करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। पहला है जाइलम, सेकंड है फ्लोएम। तो देखिए जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो रूट से वाटर एंड वाटर के साथ में मिनरल्स जाइलम के थ्रू प्लांट के बाकी के पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। और इसके अलावा फ्लोएम के बारे में बात करते हैं, कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब फ्लोएम क्या फंक्शन करता है, जो फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है उस फूड को लीव्स से लेकर के बाकी के दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो जनरली जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है रूट से लेकर के अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक, एंड फ्लोएम कर रहा है फूड का ट्रांसपोर्टेशन, जो लीव से लेकर के जहाँ भी नीड होगी प्लांट को फूड की वहाँ वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम के मैकेनिज्म में नो एनर्जी इज नीडेड, यहाँ पे एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस आगे जब मैं डिस्कस करूँगा, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में वाटर लूज होता है लीव्स से और वहाँ पर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। उस सक्शन प्रेशर की वजह से वाटर मूव करता है अपवर्ड्स, तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि फ्लोएम के अंदर फ्लोएम को फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बेसिक से दो डिफरेंस थे, जाइलम वाटर कैरी करेगा, फ्लोएम फूड कैरी करेगा। जाइलम के मैकेनिज्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और फ्लोएम में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूज ऑफ वाटर एज वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद में प्लांट एक्चुअली जितना वाटर उसको नीड नहीं होता उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करता है। अब जितना एक्सेस वाटर है वो एक्सेस वाटर प्लांट को रिमूव करना होता है, तो प्लांट क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू वाटर को लूज करेगा जो लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो
वाटर को लूज करने की इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के क्या फंक्शन होते हैं, तो देखते हैं ट्रांसपीरेशन के ये दो मेन फंक्शंस हैं। एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुलिंग फोर्स। अब ट्रांसपीरेशन से एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होता है लीव्स के अंदर, जिसकी वजह से रूट में सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। तो रूट से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो उस फोर्स की वजह से क्रिएट होता है जो लीव्स के अंदर ट्रांसपीरेशन की वजह से बनता है। तो पहला एब्जॉर्प्शन, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है ट्रांसपीरेशन। सेकंड है हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, तो वाटर को कूल डाउन करने में, इसके टेम्परेचर को कम करने में हेल्पफुल है। फिर बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स दैट इज फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अभी हमने बात की थी कि फूड फैक्ट्रीज जो लीव्स है वहाँ पे फोटोसिंथेटिक फूड बनता है, उस फूड को पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्लोएम के थ्रू। इस प्रोसेस को कहा जाएगा ट्रांसलोकेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।